जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारे ये प्राचीन भारत का जो है ये चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता देखेंगे। ठीक है। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए थे जिसमें हम लोगों ने ऋग वैदिक काल को देखा था। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल हम लोग देखे थे इसमें। ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग को ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और फिर एक उत्तर वैदिक काल, ये दोनों को अलग अलग करके क्यों पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि वैदिक काल एक ही है। ठीक है। वैदिक काल के अंतर्गत ये जो दो व्यवस्थाएं हो गई हैं यहाँ पे, इसलिए हुआ है हम लोग इसको अलग अलग करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों में ना जो स्थितियां हैं, जो समाज की स्थितियां हैं, व्यवस्थाएं, वो चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि शुरुआत में जो ये पूर्व वैदिक काल है, सबसे पहले जो शुरुआत का जो व्यवस्था है उस समय समाज का जो व्यवस्था रहता है सब अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है। उनकी धार्मिक व्यवस्थाएँ रहती हैं, वो प्रकृति के ऊपर रहती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएँ अच्छी होती हैं। उस समय का जो वर्ण व्यवस्था रहता है, वो उनके कार्य के आधार पे उनका सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ रहती हैं, उन पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उसमें क्या होता है कि उनका जो व्यवस्था है ना, वो काम के आधार पे ना होकर के उनका जो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे होने लग जाता है। मूर्ति पूजा और भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें, थोड़ा-सा स्त्रियों का दशा खराब होना, ये जो है उत्तर वैदिक काल में चलने लगता है। यानी कि समाज का जो व्यवस्था है ना, वो परिवर्तित होने लगता है, खराब होने लगता है। तो इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए दोनों को थोड़ा-सा, दोनों में जो अंतर है उसको याद रखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे इसमें उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है ये हमारा 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का इसमें ये कहानी है। ठीक है। तो इसको हम लोगों को देखना है इसमें क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था क्या है और पूर्व वैदिक काल में थोड़ा-सा दोनों में अंतर समझते हुए चलेंगे। ठीक है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये तो ठीक है, दोनों ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए यहाँ पे अब शुरुआत होता है परिवर्तित होना। जो यज्ञ है और जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मण अब शुरुआत में जो समाज होता है ना, आप भी देखेंगे जो समाज शुरुआत में होता है उसमें क्या होता है कि सब शरीफ सीधे-साधे आदमी रहते हैं, नॉर्मल अपना ज़िंदगी चलता है। धीरे-धीरे समाज आगे बढ़ता है तो लोगों को दिमाग, नॉलेज ये सब होने लग जाता है, फिर सभी अपना-अपना बहुत सारी चीज़ों को देखने लगते हैं। वैसे ही ब्राह्मण लोग थे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए और पढ़ने के बाद से इन लोगों को थोड़ा-सा ज्ञान का घमंड भी हो गया। देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कहानियाँ वगैरह स्टोरीज़, उसमें भी देखेंगे। मतलब गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इनको नॉलेज हो गया सब सभी चीज़ों का, ठीक है? तो इनका एक महत्व बढ़ने लगा सभी। ये लोग फिर क्या किए कि जो ब्राह्मण है वो लोग फिर व्यवस्थाएँ बताने लगे कि किसको कैसे रहना है, क्या करना है। इन्हीं के थ्रू फिर क्या होता है कि जो समाज है उसका भी व्यवस्था अब चेंजेस होने लगती हैं कि अब जन्म के आधार पे जो वर्ण का व्यवस्था रहेगा, ठीक है? किसको क्या काम करना है, बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे ये लोग करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो उत्तर वैदिक काल है इसमें यज्ञ और ब्राह्मणों का जो महत्व है वो इसमें बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो है स्त्रियों की दशा खराब होने लगती है, जबकि जो वैदिक काल है, जो पूर्व वैदिक काल है उसमें देखेंगे कि स्त्रियों की दशा अच्छी रहती है। इसमें यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे खराब होने लग गया, ठीक है? आर्य को जी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ये ठीक है दोनों में। देखिए यहाँ पे उग्र करके एक व्यवस्था है, जो उग्र है, उग्र जो वो व्यक्ति होता है जो कि अभी हमारे समाज में देखे होंगे जो पुलिस होता है ना, वैसे यहाँ पे उग्र होता था। उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। तो अपराधियों को पकड़ने का काम करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे उग्र कहा जाता था, ठीक है? यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ये ऋग्वेद में किसी भी तरीके से न्यायाधीश का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कोई अलग से न्यायाधीश जैसे अभी हमारे व्यवस्था में है,
वैसा कुछ उस समय नहीं था, ठीक है ना? यहाँ जो वैदिक काल है ना, जितने भी यहाँ पे लगभग अनुमानित है कि यहाँ पे ही जितने भी ये वेद वगैरह जो हैं सभी इनकी रचना हुई है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे गोत्र नामक संस्था का जन्म होता है, ये उत्तर वैदिक काल में। तो जो गोत्र होता है ना संबंध जो जाति वगैरह में देखते हैं कि गोत्र होता है अलग से, वो गोत्र का जो जन्म अभी तक जो हम लोग चला रहे हैं ना, ये जो गोत्र का जन्म है वो यहीं से हुआ है उत्तर वैदिक काल से। तो इसको याद रखेंगे, प्रश्न आ सकता है कि कौन से काल से हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल से हुआ है गोत्र का जन्म। देखिए यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद सब का यहाँ से एक तरीके से उदय होना शुरू हुआ है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय यहाँ पे वर्ण जो है वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया आपको। पहले क्या था? कार्य के आधार पे था जो यहाँ पे जो 4 व्यवस्थाएँ थी जिसमें एक ही ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ठीक है? तो ये जो 4 वर्ण थे इनका जो शुरुआत में जो है पूर्व वैदिक काल में जो कि एक तरीके से जो ज्ञान की जो कि समाज में एक तरीके से ज्ञान को फैलाते थे, ठीक है? सबको पढ़ाना ये सब चीज़ें जो धार्मिक व्यवस्थाएँ क्या-क्या कैसे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ को बताने वाले को अलग रखते थे, वो उनका काम था। वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे, ठीक है? जो क्षत्रिय थे उनको मेन उनका काम था कि वो क्या करें? समाज की रक्षा करें सभी चीज़ों से, ठीक है? जो वैश्य थे वो लोगों को एक तरीके से व्यापार के क्षेत्र में रखा जाता था, वो क्या करते थे? व्यापार का काम करते थे, ठीक है? उनसे फिर जो भी कर वगैरह लेकर के सारी व्यवस्थाएँ की जाती थी। शूद्र जो थे वो लोग समाज में सारे साफ-सफाई सभी चीज़ों को ये सब चीज़ों का एक तरीके से देख-रेख करने का काम करते थे। तो सभी का अपना-अपना एक तरीके से काम बँटा हुआ था, तो काम अच्छे से होता था, समाज सब चीज़ नॉर्मली चलता था। यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा-सा भेदभाव शुरू होना यहाँ से शुरू होने लगा। अब जो है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा-सा अ, प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ से एक तरीके से जन्म के आधार पर अब व्यवस्थाएँ निर्धारित होने लगी। देखे होंगे अभी भी हम लोग ये अम्बेडकर साहब का देखेंगे कि यहाँ पे बहुत जबकि इतना समय होने के बाद से, यहाँ शुरुआत कहाँ से हुआ है? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से चलते-चलते देख रहे हैं कि कई महापुरुष भी उस चीज़ को झेले हुए हैं, ठीक है? तो वो इस तरीके से भेदभाव होने लग गया था आगे चल कर के, तो यहाँ से शुरुआत होता है उसका। तो याद रखेंगे देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है? यहाँ पे पुरुष सूक्त के ये 4 वर्णों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। इसमें क्या कहा गया है देखिए जो ब्राह्मण है, वो परम पुरुष के मुख से, ठीक है? और क्षत्रिय जो है, वो भुजाओं से, वैश्य जो हैं उनके जाँघों से और शूद्र जो हैं, उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये अब यहाँ से अब क्या हो गया इनका धीरे-धीरे करके जन्म के आधार पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी। तो ये ऋग्वेद में ये वर्णन है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि ये जो व्यापारी जो होते थे, वो लोग ही केवल कर चुकाते थे। यहाँ पे जाति भेदभाव का भी प्रारंभ शुरुआत होने लग गया कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से, ठीक है? ये सभी पॉइंट्स अभी अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था क्या थी? शतपथ ब्राह्मण में यहाँ पे कृषि कार्य का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ कृषि कार्य वगैरह यहाँ से शुरू होने लगे और लोहे का प्रयोग यहाँ से शुरू हुआ। तो उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग शुरू होता है, याद रखेंगे। जो इनका मुख्य व्यवसाय था यहाँ पे पशुपालन और कृषि था, ठीक है? ये याद रखेंगे। उसके बाद से इनका जो लेन-देन होता था, लेन-देन का जो विनिमय की प्रणाली थी, वो यहाँ पे प्रचलित थी, वस्तु विनिमय, ठीक है? यहाँ पे वस्तु विनिमय का मतलब यहाँ पे किस तरीके था कि हम लोग भी अ, बहुत पहले अभी भी कहीं-कहीं पे ऐसे गाँव में भी आप देखे होंगे कि आप भी कभी भी देखे होंगे बचपन में क्या होता था कि हम लोग थोड़ा-सा चावल लेकर के जाते थे तो आइसक्रीम वाले को देते थे, तो आइसक्रीम
वाला जो है हम लोग को आइसक्रीम देता था, हम लोग उसको चावल देते थे। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी ना, इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के पास चावल है तो वो क्या करेगा, मेरे पास चावल नहीं तो मेरे को चावल दे देगा, मैं उसको दाल कुछ भी जो भी है मेरे पास जो चीज़ें मैं उसको दे दूँगा, उसका यूज़ हो जाएगा, मेरा भी यूज़ हो जाएगा। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय प्रचलित थी, ठीक है? ये चीज़ें आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी। राष्ट्र शब्द का यहाँ से प्रचलन हुआ, ये याद रखेंगे। स्थायी सेना नहीं होती थी, जो स्थायी सेना एक तरीके से जो होने लगा ना आगे चल कर के, राजा रहेंगे, राजाओं के दरबार में अलग से स्थायी अपना-अपना सेना एकदम ऐसे रहेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे अभी शुरुआत नहीं हुई थी, धीरे-धीरे होना शुरू हुआ था, ठीक है? यहाँ जो पंचाल जो राष्ट्र था, वो सर्वाधिक विकसित राज्य था, ठीक है? ये जो पंचाल राज्य था, याद रखेंगे, ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत है। राजसु यज्ञ जो है, राज्य अभिषेक के लिए किया जाता था। तो राजसु यज्ञ को याद रखेंगे। अश्वमेध यज्ञ, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। और जो संग्रहिता होता था वो कर संग्राहक के रूप में काम करता था। तो संग्रहिता किसको कहेंगे? कर संग्राहक, यानी कि कर को संग्रह करने वाला। देखिए यहाँ पे स्त्रियाँ जो हैं वो सभा समितियों में भी भाग ले सकती थी, यहाँ पे उसका भी एक तरीके से स्त्रियों को यहाँ पे थोड़ा-सा एक शिक्षा वगैरह में भी इनको पढ़ने लिखने का भी यहाँ भी व्यवस्था किया गया है, प्लस इनको समितियों, सभा वगैरह में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही देख रहे हैं हम लोग इसको। दसराग युद्ध, बहुत बार सुने होंगे इसको। इसका भी उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, ठीक है? और ये जो युद्ध होता है ये पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी, ठीक है? इस नदी के तट पर होता है, ठीक है? सुदास और 10 जनों के बीच होता है, 10 लोग और भी यहाँ पे राजाओं के बीच में, इसलिए 10 राज्य ऐसे करके इस युद्ध का नाम पड़ा हुआ है। और इसमें जीत किसकी होती है? सुदास का, ठीक है? सुदास विजयी होता है, तो इसका वर्णन ऋग्वेद में है। यहाँ पे आर्यों का ये वैदिक काल के जितने भी सब आर्य इनको कहते हैं, ठीक है? तो आर्यों का प्रिय जो पशु था वो घोड़ा था, ठीक है? और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है? यहाँ सत्यमेव जयते जो है, जो हम लोग अभी भी हमारे को हर तरफ हमारे जितना भी सिंबल वगैरह ये सब चीज़ों में देखेंगे हम लोग सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है? तो ये जो है सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? और इसी उपनिषद में भी जो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। कई बार इस तरीके से प्रश्न दे देता है, ये इस तरीके से ये लिखा हुआ रहेगा कि फूटी नाव की तुलना किससे की गई है? तो यज्ञ, ठीक है? देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था क्या थी, कैसी थी? देखिए मूर्ति पूजा के यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ से क्या होता है, मूर्ति पूजा का भी शुरुआत होने लगता है, जबकि हम लोग यही पूर्व वैदिक काल में देखेंगे लोग प्राकृतिक एकात्मक थे, ठीक है? और प्राकृतिक पूजा करते हैं, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है? स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो है उसका प्रचलन अभी नहीं था यहाँ पे, धीरे धीरे लेकिन शुरुआत होने लगता है। यहाँ पे देखिए गार्गी ने याज्ञ वक्लव्य वक्लव्य, ठीक है? याज्ञ याज्ञवल्क्य, इसको ना एक तरीके से वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। ये देखे होंगे कई बार ये प्रश्न में आता है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि इसका मतलब ये होता है कि स्त्रियों को शिक्षा वगैरह का भी यहाँ पे एक तरीके से अधिकार दिया गया था, ठीक है ना? जीवन भर
देखिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाओं को अमाजू कहते थे। तो जो जीवन भर अविवाहित रहते थे, विवाह नहीं करते थे, उन स्त्री या फिर उन महिलाओं को, लड़कियों को अमाजू कहते थे, ठीक है? ऋग्वेद में उल्लेखित जो नदियाँ हैं, नदियों में जो है सरस्वती जो है ये सबसे पवित्र मानी जाती थी, ठीक है? और ऋग्वेद में जो गंगा का जो एक बार यहाँ पे उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उसमें उल्लेख किया गया है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है, इसके इसलिए ध्यान रखेंगे। आर्यों का यहाँ पे मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाता था। तो इनका भी पेय पदार्थ था जिसको सोमरस कहते थे। ये भी कई बार प्रश्न आप देखे होंगे इससे रिलेटेड। तो ये इस तरीके से हम लोग जो वैदिक काल है, वैदिक काल को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए। तो जितने भी चीज़ें हैं वो इसमें जो-जो फैक्ट हैं उसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? इधर से भी इस तरीके से जो प्रश्न बनेगा वो आपको अच्छे से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी तरीके से फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर जो पूर्व वैदिक काल जो है इसका पहला जो पार्ट है उसको नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। पूरा इसका प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा आप सीक्वेंस वाइज़ सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।